नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में राहुल गांधी की जीत की हुंकार के, संसद में कांग्रेस के आगे लाचार बीजेपी की, बात करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की महापंचायत की, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगे बड़े झटके की, जानेंगे कैसे एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा, क्यों कांग्रेस से डर रही है ममता बनर्जी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कर्ज में डूबे गौतम अडानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ी, तीनों केस लखनऊ ट्रांसफर, पीएम पर टिप्पणी का है मामला। ईडी की हिरासत से छूटे तो सीधे जेल जाएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सीबीआई मामले में 14 दिन की बढ़ाई गई हिरासत। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने की जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात, किशिदा ने पीएम मोदी को दिया G7 समिट का न्योता। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 361 अंकों की गिरावट के साथ 57,629 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ 16,988 अंक पर हुआ बंद। संसद में राहुल को बोलने से भले ही सत्ता पक्ष ने रोक रखा हो, लेकिन देश उनकी आवाज सुन रहा है। पिछले साल राहुल गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और अब एक बार फिर वो कर्नाटक पहुंचे। बेलगावी में युवा क्रांति समागम रैली में उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर सीधा निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है, वैसे ही कर्नाटक सरकार भी कर रही है। मैंने संसद में अडानी को लेकर बोला कि सरकार सब कुछ उनके हवाले क्यों कर रही है, यही काम कर्नाटक में भी हो रहा है। बीजेपी के 2-4 उद्योगपति मित्रों के लिए काम हो रहा है, उनके हवाले सब कुछ किया जा रहा है। कर्नाटक को देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार बताते हुए राहुल ने कहा कि कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। एमएलए का बेटा भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, लेकिन सरकार उसकी रक्षा कर लेती है। भ्रष्टाचार का पूरा फायदा 2 से 3 लोगों को होता है। राहुल ने कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने ऐलान किया कि 2 महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार में गृह लक्ष्मी योजना में हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे 2,000 रुपए। हर ग्रेजुएट को 3 साल तक 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। डिप्लोमा होल्डर को 2 साल तक 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। खाली पड़े 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली फ्री। अन्न भाग्य योजना में बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल हर महीने। एससी आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। एसटी आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 7% किया जाएगा। राहुल के ऐलान से राज्य में बीजेपी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ती दिख रही हैं। कर्नाटक में 2 हफ्ते के अंदर ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। संसद के एक बार फिर स्थगित होने पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 13 मार्च से जो ड्रामा चल रहा है वो बिना प्रधानमंत्री के इशारे के नहीं हो सकता। आज एक बार फिर संसद को चलने नहीं दिया गया। हम क्या मांग रहे हैं? आजादी के बाद सबसे बड़े घोटाले की सिर्फ एक जेपीसी जांच। उधर सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को डर है कि अगर जेपीसी जांच होगी तो अडानी और केंद्र सरकार के बीच की सांठगांठ का पर्दाफाश हो जाएगा और असली अपराधी लोगों के सामने आ जाएगा। राहुल गांधी की माफी और अडानी मामले पर हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल को अपना पक्ष रखने की जो अर्जी दी थी उसे खारिज कर दिया। आज की बैठक में भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। ममता का कोई भी सांसद या नेता विपक्षी दलों की आज हुई बैठक में शामिल नहीं हुआ। खड़गे ने आज एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। यात्रा को पूरे हुए 46 दिन हो गए और वो अब पूछ रहे हैं कि आप किससे मिले थे। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े और राहुल गांधी से मुलाकात की। अब कहा जा रहा है कि आप मिलने वालों की पहचान करिए। ये परेशान करने की कोशिश है। वो धमकाकर हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम डरने और कमजोर होने वाले नहीं हैं। संसद में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, इसके आसार कम ही हैं।
ये रिपोर्ट। पिछली बार किसान आंदोलन के खत्म होने पर मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें याद दिलाने के लिए एक बार फिर से किसान दिल्ली पहुंचे। इस दौरान किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी की, जिसमें 14 बिंदुओं पर बातचीत हुई। एमएसपी की गारंटी, बिजली सब्सिडी, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी, किसानों के कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि मंत्री ने सभी मुद्दों पर विचार का आश्वासन दिया है। हम सरकार की पहल का इंतजार करेंगे। अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 30 अप्रैल तक सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया तो किसान आंदोलन पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकालना बेहद जरूरी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। जरूरत पड़ी तो किसान एक बार फिर से दिल्ली में पक्का मोर्चा लगाएंगे। दर्शन पाल ने कहा कि हम रोजाना विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे और ये आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के बकाया भुगतान करने से जुड़ी केंद्र सरकार की सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के 2022 के फैसले का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा 6 लाख पेंशन भोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को 30 अप्रैल तक OROP के बकाये का भुगतान किया जाए। वहीं 70 साल और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को इस साल 30 जून तक या उससे अधिक किश्तों में OROP के बकाये का भुगतान किया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। ये मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई के दौरान आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए या आदेशों को अमल में लाने को लेकर है, इसमें गोपनीय क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट वन रैंक वन पेंशन बकाये के भुगतान को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने वन रैंक वन पेंशन के बकाये का 4 किश्तों में भुगतान करने का एक तरफा फैसला करने के लिए 13 मार्च को भी मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। 20 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस काला दिवस के रूप में मनाती है। इसी दिन 2020 को मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ की सरकार चली गई थी। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, इसलिए कांग्रेस ने इसे ब्लॉक स्तर तक मनाया। कांग्रेस ने इसे गद्दार दिवस के रूप में भी मनाया। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार काला अध्याय जोड़ा गया। 1967 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद 2020 में बिकाऊ गद्दारों का सहयोग लेकर बीजेपी ने कमलनाथ की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को हटाकर लोकतंत्र का काला रचा था। आज भी वही दिन है, इसलिए कांग्रेस इस अशुभ और कलंकित दिन को गद्दार दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को अपमानित किया है उन्हें सजा देने का समय आ गया है। प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो चुकी है। हर वर्ग परेशान है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लग चुका है। प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख लोग कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, यानी प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 रुपए कर्ज का बोझ लेकर जन्म ले रहा है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली और कर्ज को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 23 से 29 मार्च तक पूरे प्रदेश में पार्टी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाएगी। पश्चिम बंगाल के सागरदिघा में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद सीएम ममता बनर्जी परेशान नजर आ रही हैं। वो कांग्रेस को अक्सर कोसती हुई नजर आती हैं। कभी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो कभी वो अखिलेश यादव के साथ तीसरा मोर्चा बनाने की बात करती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस से खफा और उपचुनाव में मिली हार से दुखी ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता
जब तक राहुल गांधी रहेंगे मोदी को हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी की आड़ में बीजेपी ज्वलंत मुद्दों से भटका देती है। इसका सीधा मुनाफा बीजेपी को होता है। बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले, क्योंकि वो राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है। अगर राहुल गांधी नेता बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। नहीं तो कभी किसी ने देखा है कि बाहर विदेश में किसी ने कुछ कहा और उसको लेकर यहाँ पर इतना बवाल हो रहा है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को तीखा जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ये मोदी जी के आदेश और निर्देश पर कह रही हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में साबित कर दिया कि उनमें और पीएम मोदी में एक करार हुआ था। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और साथ ही उनकी छवि को धूमिल करना है। ममता बनर्जी का नारा बदल चुका है। वे ईडी सीबीआई से बचना चाहती हैं। जो भी कांग्रेस का विरोध करेगा उससे मोदी खुश होंगे और उनका सबसे बड़ा प्रयास मोदी को खुश करना है। 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि ग्रुप ने शेल कंपनियों की मदद से शेयरों में हेराफेरी की और कई कंपनियों के शेयर उनकी वैल्यू से 85% से ज्यादा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच समिति बना चुकी है। इन सबके बीच अडानी ग्रुप के हाथों से कई प्रोजेक्ट भी चले गए, तो कई प्रोजेक्टों से अडानी ग्रुप ने खुद ही अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है। अडानी ग्रुप ने इसका काम रोक दिया है। माना यह जा रहा है कि पैसे की कमी के चलते ऐसा हुआ। गुजरात के मुंद्रा में इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। 34,900 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का काम फिलहाल रोक दिया गया है। अडानी ग्रुप ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट भी आधा कर दिया है। इसके साथ ही निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी इंटरप्राइजेस को 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही अडानी पावर ने डीबी पावर को खरीदने के लिए की गई डील से पल्ला झाड़ लिया। पीटीसी इंडिया लिमिटेड से भी अडानी ग्रुप को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। अडानी ग्रुप इस सरकारी इलेक्ट्रिसिटी टेंडर कंपनी के लिए बोली लगाने की तैयारी में था, लेकिन उसने इसके लिए बोली नहीं लगाने का फैसला किया। पीटीसी इंडिया लिमिटेड में 4 सरकारी कंपनियों एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस की हिस्सेदारी है। ये कंपनी पीटीसी इंडिया में अपना 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। ये तो थी अब तक की सुर्खियां। अगली अपडेट के लिए जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।